डेविड, 21 वर्षीय युवक पर 14 वर्षीय सेलेस्टे रिवास हर्नांडेज की हत्या और शव के टुकड़े करने का आरोप है। उसके खिलाफ इस समय संभावित रूप से सबसे मजबूत क्या है? डिजिटल फॉरेंसिक के गवाह। मैं इसे संक्षिप्त और स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बचाव पक्ष क्या कर सकता है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत साइड बार में आपका स्वागत है। ठीक है, जल्दी से सुनिए। देखिए, मैं जानता हूं कि हम सभी 2026 में अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और हम में से ज्यादातर लोग अपना पैसा सिर्फ एक सामान्य सेविंग्स अकाउंट में रखकर लगभग कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। हमारे प्रायोजक चाइम वाकई आपके पैसे पर वाकई फायदा दिलाने के लिए बने हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? चाइम कार्ड से सदस्य किराना, पेट्रोल बिल, यात्रा या बाहर खाने जैसी किसी भी श्रेणी पर 5% कैशबैक पा सकते हैं। सप्ताह भर की किराने की खरीदारी पर 5% कैशबैक कितना शानदार लगता है ना? और चाइम की हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट के साथ आप 3.75% एपीवाई कमा सकते हैं। यह राष्ट्रीय औसत से 9 गुना अधिक है। वे आपकी अतिरिक्त नकदी का रणनीतिक उपयोग करने में भी मदद करते हैं, जैसे उनका राउंड अप्स फीचर। यह आपकी खरीदारी पर बची हुई छोटी राशि को सीधे आपकी सेविंग्स में जमा कर देता है। तो अभी आप मेरी लिंक के जरिए $1 का बोनस पा सकते हैं। लिंक chime.com/sidebar पर जाएं या स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और आज ही अपनी रकम बढ़ाना शुरू करें। मैं आज इस पर ध्यान देना चाहता हूं कि डेविड के खिलाफ सबूत कितने मजबूत हैं, क्योंकि पिछली बार हमें यह विस्तार से नहीं कर पाए थे। यह हमें एक झलक देता है कि एक प्रारंभिक सुनवाई कैसी दिखेगी, जो अब इसी महीने में आगे की तारीख के फर तय है। फिर अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत देगा ताकि मामला ट्रायल तक जाए। यही उनकी उम्मीद है। उन्हें बचाव पक्ष से चुनौती मिलेगी, या ट्रायल से क्या उम्मीद करें वो भी। और जब मैं सबूतों की बात करता हूं, तो शायद सबसे ठोस सबूत कौन सा है ना? क्योंकि हमने एक एपिसोड में उन परेशान करने वाले आरोपों को गहराई से समझा था जो सामने आए थे। लेकिन अब मैं 1 मिनट के लिए अपनी कानूनी सोच लगाना चाहता हूं। मैं आरोपों, कथित सबूतों के बारे में बात करना चाहता हूं कि वे कितने मजबूत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। हम 21 साल के डेविड एंथनी बर्ग की बात कर रहे हैं, जिन्हें डेविड कहते हैं। 14 साल की सेलेस्टे रिवास हर्नांदेज मृत और शत विक्षत अवस्था में कथित तौर पर डेविड की टेस्ला में हॉलीवुड टो यार्ड में मिली थी। उसके महीनों बाद अभियोजकों ने गायक गीतकार पर पूर्व नियोजित हत्या, 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बार बार यौन शोषण और मानव अवशेषों को अवैध रूप से विकृत करने के आरोप लगाए हैं। उसने दोषी न होने की दलील दी है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता, वह निर्दोष है। आइए संभावित सबूतों पर बात करें। मैं हत्या के उस आरोप से शुरू करना चाहता हूं जो अंग भंग के आरोप से जुड़ा है। असल में सभी आरोप एक दूसरे से बहुत बहुत जुड़े हुए हैं और जो थ्योरी है वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब हम उस ब्रीफ की बात करें जो अभियोजन पक्ष ने प्रारंभिक सुनवाई के लिए दायर किया था। यह पहले इसी हफ्ते तय था, अब टल गया है। लेकिन इसमें लिखा है, उद्धरण है। गौर करने वाली बात है कि आरोपी ने बाद में अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पीड़ित के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने और उसे ठिकाने लगाने के लिए औजार खरीदे। 24 अप्रैल 2025 को, याद रखिए, वे कह रहे हैं कि उसकी हत्या 23 अप्रैल 2025 को उसके घर पर की गई थी। 24 अप्रैल 2025 को आरोपी ने होम डिपो से फावड़ा ऑर्डर किया, जो पोस्टमेट से घर पहुंचा। 1 मई 2025 को आरोपी ने ऑर्डर किया और उसके बाद अमेजॉन ने उसके घर पर 2 चेनसॉ डिलीवर किए। 5 मई 2025 को आरोपी ने ऑर्डर किया और उसके बाद अमेजॉन ने उसके घर पर एक बॉडी बैग, हैवी ड्यूटी लॉन्ड्री बैग्स और एक नीला इन्फ्लेटेबल पूल डिलीवर किया। उसने ये खरीदारी विक्टोरिया मेंडेस के फर्जी नाम से की थी। 8 मई 2025 को आरोपी सांता बारबरा काउंटी के उसी इलाके में वापस गया। अपने घर से लगभग 11:30 बजे रात को निकला। वो 31 मई 2025 को फिर से उस इलाके में लौटा। ये SR 154 से हटकर एक अलग थलग जगह है, जहां पीड़िता का पहचान पत्र बाद में जनवरी 2026 में मिली थी। इसके अलावा 7 जुलाई 2025 को आरोपी ने एक जलाने वाला पिंजरा ऑर्डर किया और बाद में अमेजॉन ने उसे उसी फर्जी नाम से उसके घर पर डिलीवर किया, जो उसने सबूतों को जलाने की अपनी योजना के तहत किया था। इसके अलावा आरोपी ने पीड़ित के शरीर को नष्ट करने और ठिकाने लगाने के लिए भयावह कदम उठाए। उसने उसके शरीर को नीले फुलाए जाने वाले पूल में रखा ताकि उसका खून उसके गराज की फर्श पर न गिरे। इसके बाद आरोपी ने एक चेनसॉ और शायद अन्य औजारों का इस्तेमाल करके उसके अंग काट दिए।
लॉस एंजलिस काउंटी मेडिकल एग्जामिनर विभाग द्वारा एकत्र किए गए पीड़ित के अवशेषों में छोटे नीले प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए। इन टुकड़ों का विश्लेषण एलएपीडी की फॉरेंसिक साइंस डिवीजन की ट्रेस एनालिसिस यूनिट ने किया। एक विशेषज्ञ ने नीले टुकड़ों का भौतिक मिलान मई 2025 में आरोपी द्वारा खरीदे गए नीले इन्फ्लेटेबल पूल से किया। पीड़िता से खुद को अलग दिखाने के लिए उसने उसके बाएं हाथ की अनामिका और छोटी उंगली काट दी, क्योंकि अनामिका पर उसके नाम का टैटू था। उसकी उंगलियां अभी तक नहीं मिलीं। फिर आरोपी ने उसका सिर और धड़ खरीदे शव बैग में रखा। उसने अंगों को कचरे के बैग में डाला, उसे कार की आगे वाली डिक्की में रखा और ऊपर शव बैग रख दिया। आरोपी ने पीड़िता का शव कई हफ्तों या महीनों तक टेस्ला कार में सड़ने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, यह विशेषज्ञों में बहस होगी कि सबूत कैसे इकट्ठा किए गए, उनका क्या मतलब है और उन्हें कैसे संभाला गया। लेकिन नीले टुकड़ों का मेल बैठना बहुत बड़ी बात है। अगर आप पूल को उससे जोड़ते हैं, तो आप पूल को सेलेस्टे से भी जोड़ते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। कथित खरीद इतिहास और ये डिजिटल ट्रेल सबसे ज्यादा फंसाने वाले सबूतों में से कुछ हैं। इतिहास में बचाव पक्ष के वकीलों के लिए इसे नकारना या समझाना मुश्किल रहा है। आप जानते हैं, मैंने यह विचार देखा कि शायद ये सामान किसी तरह के म्यूजिक वीडियो के लिए खरीदे गए थे। यह समझाना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप समय की बात करते हैं, है ना? जिस समय अधिकारियों का कहना है कि सेलेस्टे की हत्या हुई थी, अगर बचाव पक्ष सिर्फ मौत के कारण ही नहीं, बल्कि मौत के समय को भी चुनौती देता है, तो ये मामला और भी पेचीदा हो सकता है। आपने कथित रूप से वो चीजें क्यों खरीदी? अगर ऑर्डर और डिलीवरी रिकॉर्ड्स इसकी पुष्टि करते हैं, तो यह अभियोजन के लिए अहम होगा। मेरा मतलब है, इस संक्षिप्त रिपोर्ट में संभावित सबूतों की सूची में लिखा है: डीएनए सबूत, जो आरोपी के गराज से इकट्ठा किए गए खून के धब्बों से विकसित किए गए हैं, जो पीड़िता की जेनेटिक प्रोफाइल से मेल खाते हैं। आरोपी की अमेजन खरीदारी और उसके पते पर डिलीवरी के सबूत मिले, जिनमें 2 चेन सॉ, एक बॉडी बैग, फुलाने वाला पूल, मजबूत लॉन्ड्री बैग्स और बर्न केज शामिल हैं, जो 24 अप्रैल 2025 के बाद खरीदे गए थे। रिकॉर्ड्स है, डिलीवरी करने वाले को भी गवाही के लिए बुलाया जा सकता है। निजी जांचकर्ता स्टीव फिशर, जो शुरू से इस मामले में है, ने कुछ कथित पैकेजों की तस्वीरें साझा की। डिलीवरी विक्टोरिया मेंडेज के नाम पर है, या ऐसा लगता है। साफ नहीं कि डेविड ने यही नाम क्यों चुना, परंतु उद्धरण के अनुसार प्रतिवादी ने 24 अप्रैल 2025 को होम डिपो से पोस्टमैट्स द्वारा फावड़ा अपने घर मंगवाया था, इसका सबूत है। सिर्फ एक ही सामान की बात नहीं है, है ना? ये बहुत ही खास चीजों का एक संग्रह है। यानी फिर से कहूं तो मेरी राय में ये बचाव पक्ष के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हम अभी भी इस मामले के शुरुआती चरण में हैं। उबर रिकॉर्ड्स के अनुसार आरोपी ने 23 अप्रैल 2025 की रात पीड़िता को लेक एल्सिनोर स्थित घर से अपनी रिहाइश लाने के लिए उबर बुक की थी। सेलेस्टे की पहचान हो जाने के बाद एलएपीडी ने उस घर पर तलाशी वारंट तामील किया, जहां डेविड किराए पर रह रहा था या ठहरा हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार गराज में मिले सबूतों में जैविक प्रमाण भी थे, जो खून के लिए पॉजिटिव पाए गए और अंग विच्छेदन के दावे का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि वे एक बार फिर सबूतों को पीड़िता की अनूठी आनुवंशिक प्रोफाइल से मिलाने में सक्षम रहे। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। फिर से पूल के बारे में बात करें। इसमें कथित तौर पर कई रेखीय कट लगे थे। अभियोजन के अनुसार निगरानी वीडियो और अन्य सबूतों से पुष्टि हुई कि आरोपी 29 जुलाई 2025 को लॉस एंजलिस छोड़कर टूर पर जाने से पहले वाहन चलाने वाला आखिरी व्यक्ति था। याद रखिए, उसका शव करीब 1 महीने बाद मिला था। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेविड ने घर और कार के आसपास सड़ने की बदबू के बारे में अपने दोस्तों, व्यापार सहयोगियों और अन्य लोगों से झूठ बोला। तो बचाव पक्ष के वकीलों के लिए यह कहना बहुत मुश्किल हो सकता है कि आप जानते हैं, वो पूरी तरह से अनजान था, उसे फंसाया जा रहा है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्या बाद में किसी और को कार तक पहुंच मिली हो सकती है? शायद। लेकिन क्या इससे ये बात खारिज हो जाती है कि उसे पता था क्या चल रहा था? यह सोचने पर मजबूर करता है कि सहयोगी गवाह कौन हो सकता है। उसने कार के बारे में क्या देखा, क्या सूंघा या डेविड से क्या पूछा? ये सवाल बचाव पक्ष के नजरिए से जरूरी हैं। मैं सोचता हूं कि क्या बचाव पक्ष के वकील सीधे मुद्दे पर आकर कह सकते हैं, देखिए, हाँ, उसने ये सारी चीजें खरीदी थीं। हाँ,
हाँ, हम इसे स्वीकार करते हैं। उसने ये चीजें तब खरीदी जब अभियोजकों का दावा है कि उसकी मौत हो चुकी थी। वे शायद कहें कि उसकी मौत हो गई थी, हत्या नहीं। वे कह सकते हैं कि वह उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं था। शायद मौत की कोई और वजह हो। वो घबराहट में लाश ठिकाने लगाने में शामिल था या मदद की थी, पता नहीं। शायद वे कहेंगे कि उसकी मौत के लिए कोई और जिम्मेदार है। मेरा मतलब है, मैंने ऐसे मामले पहले भी फ्लोरिडा में देखे हैं, जैसे जेम्स स्कैंडरिटो का केस, जिसमें उसे अपने पिता की हत्या के लिए दोषी नहीं पाया गया, लेकिन शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के मामले में दोषी ठहराया गया। उसने गवाही दी, अजीब कहानी बताई, पर जूरी ने उस पर भरोसा किया। मतलब, क्या हमें कभी पता चलेगा सेलेस्टे के साथ क्या हुआ? क्योंकि जारी की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सेलेस्टे की आधिकारिक मौत का कारण कई भेदनकारी चोटें थीं। मौत का तरीका हत्या था। लेकिन शायद बचाव पक्ष के वकील इसके खिलाफ दलील देंगे, विशेषज्ञों से बहस करेंगे, कहेंगे कि उसका शरीर इतना सड़ चुका था कि असल में क्या हुआ ये ठीक ठीक नहीं जाना जा सकता, ना ही ये कि उसकी मौत कैसे हुई। और फिर अब इस पर आते हैं। तो जांचकर्ताओं का कहना है कि 23 अप्रैल को सेलेस्टे की कथित तौर पर डेविड द्वारा हत्या की गई थी, हॉलीवुड हिल्स वाले घर पहुंचने के तुरंत बाद। उन्हें यह कैसे पता चला? वे उस समय सीमा को कैसे तय करते हैं? अभियोजन ने अदालत दस्तावेज में लिखा, उद्धरण, रात लगभग 8:40 बजे 23 अप्रैल 2025 को आरोपी ने पीड़िता को उसके लेक एल्सिनोर घर से अपने निवास तक लाने के लिए उबर भेजी। यहाँ डिजिटल रिकॉर्ड्स अहम हैं, जो अन्य मामलों में हमेशा नहीं मिलते। उन्होंने पीड़िता से उसकी उबर यात्रा से पहले और दौरान बात की, जो करीब रात 10:10 पर उसे आरोपी के हॉलीवुड हिल्स वाले घर पर छोड़ गई। ठीक है, तो फिर से डिजिटल रिकॉर्ड्स, टेक्स्ट मैसेजेस और इस ड्राइवर की संभावित गवाही। लगभग रात 10:30 बजे आरोपी ने पीड़िता को मैसेज भेजकर उसकी लोकेशन पूछी। बचाव पक्ष के लिए कहना मुश्किल है कि संदेश उस समय नहीं भेजा गया। तो सवाल यह है कि इन 20 मिनटों में क्या हुआ? अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी ने हत्या छुपाने के लिए यह पहले से योजना बनाई थी, क्योंकि तब तक वो मर चुकी थी। ये तर्क सही है ना? मेरा मतलब है, जैसे अगर वो घर पर थी, तो वो उसे मैसेज क्यों करेगा या कथित तौर पर मैसेज क्यों करेगा? मेरा मतलब है, क्या ये घर इतना बड़ा है कि उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। या फिर ये उस कहानी की ओर इशारा करता है कि आप जानते हैं, वो अपने निशान छुपाने की कोशिश कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ है। उद्धरण, ये जानते हुए कि उसे पीड़िता को चुप कराना है, इससे पहले कि वह उसके संगीत करियर को बर्बाद कर दे, जैसा कि उसने उसके घर पहुंचने के तुरंत बाद धमकी दी थी। आरोपी ने पीड़िता को कई बार चाकू मारा और वहीं खड़ा रहा जबकि वह खून बहने से मर रही थी। मुझे नहीं पता उनके पास कौन सा सबूत है जिससे वे साबित कर सकें कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ। यह उनकी कहानी और सिद्धांत है, और मैं विशेष परिस्थितियों के आरोपों पर और जानकारी दूंगा कि अभियोजकों के अनुसार यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि एक बहुत खास तरह की हत्या है, जिसके पीछे की मंशा भी अहम है। उसने न पुलिस को कॉल किया, न 911, न ही उसे इमरजेंसी रूम ले जाकर जान बचाने की कोशिश की। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कह रहे हैं कि यह मामला नहीं था कि झगड़ा हुआ, उसने उस पर हमला किया, घबराहट में आत्मरक्षा में हत्या हुई और 911 पर कॉल किया गया। वे इस संभावना को नकार रहे हैं। सबूत से साबित होगा कि आरोपी ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसे नहीं पता वो कहाँ है, जबकि वो जानता था कि वो मर चुकी है और परिवार उसे ढूंढ रहा है। आरोपी ने पीड़िता की मौत के तुरंत बाद सेंटा बारबरा काउंटी जाकर 23 अप्रैल 2025 की रात लगभग 11:30 बजे उसकी संपत्ति ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने की कोशिश की। वो घर से निकल गया और पीड़िता को फोन व मैसेज कर उसकी लोकेशन पूछी। फिर से, ये ऐसे कृत्य थे जो बहुत कम समय में पीड़िता की निर्मम हत्या के बाद अपनी सफाई के लिए सोचे समझे और योजनाबद्ध तरीके से किए गए थे। प्रतिवादी ने अपनी टेस्ला को 101 फ्रीवे पर उत्तर की ओर चलाया और सैन मार्कोस पास रोड SR 154 पर लेक कचुमा के पास सांता बारबरा काउंटी में पहुंचा। अब सोच रहा हूं कि क्या वहां कैमरे हैं जो इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो 24 अप्रैल 2025 को सुबह जल्दी घर लौट आया, इससे पहले कि वो उस हफ्ते एल्बम रिलीज के रेडियो इंटरव्यू में गया। उस दिन उसने पीड़िता को 2 और संदेश भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि वो मर चुकी थी। मैं थोड़ी देर में इंटरव्यू पर बात करूंगा। 26 अप्रैल 2025 के बाद आरोपी ने कभी भी उससे दोबारा संपर्क करने की कोशिश नहीं की। यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है। अगर फोन रिकॉर्ड से साबित हो कि उसने उसे मैसेज या कॉल नहीं किया और वह निर्दोष है,
तो यह हैरान करने वाली बात होगी। कम से कम कोई तो होगा जिससे उसका संबंध है, और वह गायब हो जाती है, फिर भी वह संपर्क नहीं करता। यह अभियोजन पक्ष की कहानी है। हम देखेंगे बचाव पक्ष क्या कहता है, पर एक और सबूत। उद्धरण: प्रतिवादी की सेलुलर गतिविधि और संचार, जो प्रतिवादी के आईफोन व टेस्ला से 22 से 24 अप्रैल 2025 तक प्राप्त हुए, प्रतिवादी की गतिविधियों को दर्शाते हैं। इसमें पीड़िता के आरोपी के हॉलीवुड हिल्स स्थित घर पहुंचने के बाद आधी रात को सैंटा बारबरा काउंटी जाना भी शामिल है। सबूत, सबूत। तो यही यह मुख्य बात है कि अभियोजक घात लगाकर इंतजार करना, गवाह को चुप कराना और विशेष परिस्थितियों के आरोपों के साथ जा रहे हैं, ताकि हत्या के आरोप में संभावित सजा को बढ़ाया जा सके। डेविड ने इसकी योजना बनाई थी। ऐसा नहीं था कि वे झगड़ रहे थे और फिर कुछ हो गया, या उसे ओवरडोज हो गया और वह घबरा गया। वे कह रहे हैं कि ये सब पहले से तय था। उसने कथित तौर पर उसे इसलिए मारना चाहा ताकि उसके गुप्त संबंध सामने ना आए, क्योंकि वो नाबालिग थी और इससे उसका करियर खराब हो सकता था। अब मोबाइल फोन रिकॉर्ड, राइड शेयर रिकॉर्ड्स और डिजिटल डेटा अहम होंगे। इसलिए जब स्टीव फिशर, निजी जासूस, कहते हैं कि इस केस में 50 से ज्यादा सर्च वारंट्स हैं, तो यह हैरानी की बात नहीं है। 2026 में ऐसा सबूत है जो पूरी कहानी बताता है, और डिफेंस अटॉर्नी के लिए इसे नकारना मुश्किल हो सकता है। समय और स्थान को निर्धारित करना। मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों के पास कथित हत्या का हथियार है। मुझे नहीं लगता कि कथित हमले का कोई चश्मदीद है। मुझे नहीं लगता हमारे पास इस कथित हमले का कोई फुटेज है। क्या इससे वाजिब संदेह की गुंजाइश है? अभियोजक इस कहानी और कथित हत्या से जुड़े विशेष परिस्थितियों के आरोप को साबित करने के लिए अवैध यौन संबंध व नाबालिग से संबंधों के सबूत, डिजिटल साक्ष्य व समय का मेल भी पेश करेंगे। मेरा मतलब क्या है? सबूतों की सूची में फिर से संक्षिप्त विवरण में लिखा है कि पीड़िता की नग्न तस्वीरों का विवरण, साथ ही जब वह 13 साल की थीं और आरोपी के साथ यौन गतिविधि में संलग्न थीं, उसकी तस्वीरें भी शामिल हैं। क्योंकि ये सबूत बाल यौन शोषण सामग्री हैं, इसलिए तस्वीरें पेश नहीं होंगी। हालांकि सभी साबित किए जा सकने वाले आरोप दर्ज नहीं हुए, लेकिन बाल यौन शोषण सामग्री से स्पष्ट है कि पीड़िता 13-14 साल की उम्र में आरोपी से लगातार यौन संबंध में थी। तो अगर ये सामग्री उसके डिवाइस पर है, तो फिर से उद्धरण: आरोपी और पीड़िता के बीच कई टेक्स्ट संदेश हैं जो उनके यौन संबंध, गर्भावस्था, गर्भपात और प्लान बी इमरजेंसी गर्भ निरोधक के इस्तेमाल का सबूत हैं। मार्च 2025 तक के संदेश साबित करते हैं कि आरोपी ने पीड़िता के साथ लगातार हेरफेर जारी रखा। जैसा कि उसने मैसेज किया, हम बस सेक्स करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। यार, मैं खुद के लिए इससे ज्यादा चाहता हूं। ये संदेश आरोपी के आईक्लाउड डेटा से मिले थे। डिजिटल डेटा सेक्स के आरोप को साबित करने में मदद कर सकता है। कल साइडबार पर इसकी रिपोर्ट की गई थी और मृत्यु प्रमाण पत्र अपडेट हुआ है। ये टीएमजी की रिपोर्टिंग के अनुसार है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये अज्ञात है कि सेलेस्टे गर्भवती थी या नहीं। हालांकि असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहां तक हम देख सके, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये पता चले कि वो थी। तो यहाँ थोड़ी उलझन है। कल रात न्यूज नेशन के जेसी वेबर शो में मैंने जोसेफ स्कॉट मॉर्गन से बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें शायद ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि गर्भावस्था, प्लान बी और गर्भपात से जुड़े संदेशों की जांच में आई बातें इसकी वजह है। सेलेस्ट का शरीर सड़ चुका और टुकड़े हो चुके थे, इसलिए ये 100% निश्चित कहना मुश्किल है कि वह गर्भवती थी या नहीं। ये नहीं कहा जा रहा कि वह गर्भवती थी, लेकिन हम कैसे निश्चित हो सकते हैं? ये अज्ञात है। हालांकि मैं ये कहूंगा, अगर अभियोजकों को पूरी तरह से यकीन होता कि सेलेस्ट गर्भवती थी या उनके पास इसका सबूत होता, तो वे जरूर इसका जिक्र करते, है ना? वो मकसद और खास परिस्थितियों के आरोपों से जुड़ा होता। अगर माने कि डेविड ने उसे अपने और सेलेस्ट के रिश्ते को छुपाने के लिए मारा, तो इस नाबालिग के साथ कथित यौन संबंध का सबसे बड़ा सबूत होता कि वो उसके बच्चे से गर्भवती थी, है ना? उन्होंने वो सबूत पेश किया होता। उन्होंने नहीं किया। मुझे नहीं पता ये बड़ा फैक्टर बनेगा या नहीं, लेकिन कथित डिजिटल सबूत रिश्ते और कहानी को साबित करते हैं। ये बात कल ही सामने आई थी। मुझे लगता है ये सबूत हो सकता है, क्योंकि मैंने यही बात कही थी। ये अभियोजन पक्ष की याचिकाओं पर नहीं था, पर मैं सोच रहा हूं, क्या ये केस में शामिल होगा? द न्यूयॉर्क पोस्ट की 24 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, तो जिस दिन उसने कथित तौर पर सेलेस्टे की हत्या की,
उसके अगले दिन उसने जैक सांग शो में एक इंटरव्यू दिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बहुत ही बेपरवाह सा था, मुस्कुरा रहा था, मजाक कर रहा था। लेकिन कथित तौर पर उसने ये कहा, उदाहरण जैसे कि आप जानते हैं, अपने घर से बाहर निकलने और दुनिया को एक्सप्लोर करने की प्रक्रिया में और दोस्त बनाना, दोस्त खोना, रिश्ते बनाना, रिश्ते खोना। बस सब कुछ जैसे इस प्रोजेक्ट की ओर आकार लेता गया और एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सब कुछ इसी की ओर बढ़ता चला गया। नाकाम रिश्तों पर गाने लिखने के बारे में उन्होंने कहा, मैं हमेशा इसकी उम्मीद करता हूं और जब ऐसा होता है तो लिखने लगता हूं। और होस्ट ने पूछा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि यह किसी विनाशकारी, दुखद या उदास तरीके से खत्म हो ताकि वह कला को प्रेरित कर सके, लेकिन क्या आप किसी तरह से उसे खुद ही बुला रहे हैं? डेविड ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा ही लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अनजाने में ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ही हो। और हो सकता है कि हम देखें कि इस मुकदमे में और क्या शामिल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेविड और सेलेस्टे से जुड़ी पहले की गई जांच के सबूत भी इस मुकदमे का हिस्सा हो सकते हैं। अभियोजकों की याचिका के अनुसार एलएपीडी डकैती हत्या विभाग के जासूसों ने यह निष्कर्ष निकाला। सेलेस्टे और डेविड की मुलाकात जनवरी 2022 में हुई थी, जब वो 11 साल की थी और डेविड ने कथित तौर पर उससे यौन संबंध बनाए। वो 13 साल की थी, डेविड 18 साल के। और अदालत के कागजात से पता चला कि जांचकर्ता डेविड की काफी समय से जांच कर रहे थे। दस्तावेज में बताया गया है कि पीड़िता के लेक एल्सिनोर निवासी परिवार ने फरवरी और अप्रैल 2024 में रिवरसाइड काउंटी शेरिफ विभाग में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की थी। 17 फरवरी 2024 को आरसीएसडी ने आरोपी से टेलीफोन पर संपर्क किया, जब पीड़िता के फोन रिकॉर्ड में उसका नंबर मिला। कॉल में आरोपी ने कहा कि उसने पीड़िता से आखिरी बार 13 या 14 फरवरी 2024 को बात की थी और उसे ना तो ये पता था कि वो नाबालिग थी, ना ही गुमशुदगी की रिपोर्ट की जानकारी थी। आरसीएसडी ने उसे बताया कि लॉस एंजलिस शेरिफ विभाग के डिप्टी उसके घर आ रहे हैं। उस दिन आरोपी वेस्ट हॉलीवुड के 804 नॉर्थ डहनी प्लेस में था। आरसीएसडी ने एलएएसडी से आरोपी के घर पर कुशलक्षेम की जांच करने का अनुरोध किया। एलएएसडी के डिप्टी उसी रात 8:15 बजे आरोपी के घर गए। सूचना दी गई कि पीड़िता 13 साल की भागी हुई लड़की है। आरोपी ने फिर दावा किया कि उसे ये पता नहीं था कि वो नाबालिग थी और नवंबर 2023 में सिर्फ एक बार उससे मिला था। हालांकि आरोपी ने डिप्टी को अपने मोबाइल फोन में पीड़िता की एक ईयरबुक फोटो दिखाई। उसका दावा था कि उसे उस समय पीड़िता के ठिकाने की जानकारी नहीं थी, लेकिन वो 2 दिन बाद लौट आई। कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सूचित करने पर भी आरोपी ने 13 वर्षीय पीड़िता का पीछा जारी रखा। फरवरी 2024 में पीड़िता के घर लौटने पर माता-पिता ने उसका मोबाइल ले लिया। आरोपी लेक एल्सिनोर गया और पीड़िता की कक्षा के एक जूनियर हाई छात्र को $1000 देकर उससे पीड़िता को आरोपी द्वारा खरीदा मोबाइल देने को कहा, ताकि संपर्क बना रहे। 2024 भर पीड़िता ने आरोपी के साथ काफी समय बिताया, जिसमें हॉलीवुड हिल्स स्थित उसके घर पर गर्मियों के सप्ताहांत बिताना और उसके साथ लास वेगस, लंदन और टेक्सास जाकर उसके परिवार से मिलना शामिल था। मैंने समय क्रम का जिक्र किया था, तो कथित तौर पर जब सेलेस्टे की मौत हुई, इस बात के 2 पहलू हैं। इस कथित रिश्ते के सबूत फिर से सेक्स क्राइम और विशेष परिस्थितियों के आरोपों से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ मुख्य सवाल समय का है। जब सेलेस्टे की कथित तौर पर मौत हुई थी, हाँ, डेविड अपने करियर के शिखर पर था। अभियोजकों के अनुसार 23 अप्रैल 2025 पीड़िता की मौत की संभावित तारीख है और जब उसकी सारी सेलुलर गतिविधि बंद हो गई, उससे पिछली रात 22 अप्रैल 2025 को प्रतिवादी और पीड़िता के बीच एक लंबी बहस हुई थी, जिसका विस्तार से वर्णन उनके टेक्स्ट मैसेज में किया गया है। मैसेज से पता चला कि प्रतिवादी ने पीड़िता को भविष्य का भरोसा दिलाया, जिससे उसे प्रतिवादी की अन्य महिलाओं से नजदीकी पर जलन हुई। वह बेहद परेशान हो गई और प्रतिवादी के साथ अपने संबंधों की हानिकारक जानकारी उजागर करने की धमकी देने लगी, ताकि उसका करियर खत्म हो जाए और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हमारे पास सटीक मैसेजों की जानकारी नहीं है, लेकिन अभियोजन के अनुसार प्रतिवादी का पहला स्टूडियो एल्बम 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होना था। उसका $multi-million करियर पहले से ही चल रहा था और उसके पास
कई लाभदायक प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स थे। सेलेस्टे की मौत के बाद टूर, स्पॉन्सरशिप, इंटरव्यू और एल्बम रिलीज थीं। आरोप है कि 24 अप्रैल सेलेस्टे की मौत के अगले दिन उसने पार्टी की। तो अभियोजक निश्चित रूप से यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि वह अपने करियर की ऊंचाई पर था और वह किसी भी चीज को खतरे में नहीं डालना चाहता था कि सेलेस्टे उसके खिलाफ सामने आने वाली थी, उसे बेनकाब करने वाली थी और उसने उसे गवाह के तौर पर मार डाला। कल के एपिसोड में बताया था कि डेविड की गिरफ्तारी के बाद फोर्टनाइट ने डेविड से जुड़ी खरीदारी करने वालों को रिफंड देने की घोषणा की थी। उसकी म्यूजिक लेबल ने भी उसे छोड़ दिया। तो मैं सोचता हूं कि क्या यही सबूत अभियोजक इस्तेमाल करेंगे ये कहने के लिए कि देखिए क्या हुआ। यही वह चीज थी जिससे वह बचना चाहता था। 23 अप्रैल 2025 से पहले प्रतिवादी के सफल गायक और गीतकार के लाभदायक करियर का प्रमाण। प्रतिवादी ने 24 अप्रैल 2025 को एल्बम रिलीज पार्टी की, इससे पहले कि वो जुलाई 2025 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर गया। 22-23 अप्रैल 2025 को प्रतिवादी व पीड़ित के बीच टेक्स्ट संदेशों में पीड़ित ने प्रतिवादी को उजागर कर करियर बर्बाद करने की धमकी दी। ये सभी महत्वपूर्ण और ठोस सबूत हैं। इस बात को भी रेखांकित करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार डेविड के भाई कालेब ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसे द शेड रूम ने रिपोर्ट किया, जिसमें लिखा था, सभी बाल यौन अपराधियों और बलात्कारियों को मर जाना चाहिए, बस। यह स्टोरी खत्म हो चुकी है। स्पष्ट नहीं कि कथित पोस्ट किस बारे में थी। डेविड का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये देखते हुए कि अभियोजकों द्वारा डेविड के परिवार को समन भेजने और इस मामले में गवाही देने के प्रयास की रिपोर्टें थीं, कम से कम कहें तो यह दिलचस्प है। अब यह शुरुआती चरण है। मैं बहुत उत्सुक हूं यह देखने के लिए कि इस प्रारंभिक सुनवाई में क्या सामने आता है। फिर से बता दूं, यह सुनवाई महीने के अंत में निर्धारित है। यहीं पर हमें सबूतों के बारे में और विस्तार से पता चलेगा। शायद सहयोगी गवाहों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। लेकिन यह बस एक झलक है कि अभियोजकों का दावा है कि उनके पास डेविड के खिलाफ क्या-क्या है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल हमारे पास साइडबर में आपके लिए बस इतना ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple पॉडकास्ट, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे फॉलो करें X, Instagram और न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव पर सोमवार शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम। फिर मिलेंगे। नमस्कार।